हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था विद द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटायन, फ्री रेडिकल एंड कार्बन आयन। ठीक है, तो प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट लगा के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे और स्टेबिलिटी को कंपेयर किया था। इसके बाद हम लोगों ने एसिड स्ट्रेंथ के बारे में बात की थी। ठीक है, तो एसिड स्ट्रेंथ पे कुछ और क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराना चाहता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लोग करें। कंपेयर द एसिड स्ट्रेंथ्स फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ओके, तो इन एसिड्स के लिए एसिड स्ट्रेंथ को कंपेयर करें। ओके, ये क्वेश्चंस करें आप लोग। तो एक ब्रेक ले लें, आप पॉज ले लें और अटेम्प्ट करें। तो जैसे कि मैंने बात करी थी कि अगर यहाँ से आप H+ निकालेंगे तो सभी से O नेगेटिव बनेगा। तो सभी से यदि O नेगेटिव बनेगा तो क्या होगा, हमें इफेक्ट देखने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने बोला था सर FCl Br है तो I में एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। वो भैया तब होगा जब हाइड्रोजन हैलोजन से जुड़े होंगे। तो ऐसे केस में जैसे I नेगेटिव है तो यहाँ I नेगेटिव बड़ा एनायन बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो H जुड़ा हुआ था वो O से जुड़ा हुआ था, सभी में O से जुड़ा हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ से जब H+ निकलेगा तो I- बनेगा, Br- बनेगा, Cl- F-। तो ये एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो चार्ज आ रहा है वो O पर ही आ रहा है और ये ग्रुप क्या लगाएगा इस पर, -I। ये ग्रुप क्या लगाएगा, -I। ये ग्रुप भी -I, ये ग्रुप भी -I। तो जितना स्ट्रॉन्ग -I होगा उतना ही विड्रॉइंग पावर क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग -I होगा फ्लोरीन में, फिर क्लोरीन में, फिर ब्रोमीन में और फिर आयोडीन में। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। -I के बेसिस पर मैंने बोला था आपको एसिड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I एंड इनवर्सली रिलेटेड टू +I। अब जैसे यहाँ पर देखें हम अल्कोहल, तो ये अल्कोहल है टर्शरी, ये अल्कोहल है 1 डिग्री और ये अल्कोहल है 2 डिग्री। ठीक है, तो अगर टर्शरी अल्कोहल होगा और आपने H+ निकाला तो यहाँ पर 3 ग्रुप्स होंगे जो +I शो करेंगे, और 3 ग्रुप्स यदि +I शो करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस चार्ज और ज़्यादा बढ़ जाएगा, अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। या मैंने आपको बताया था कि एसिड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। तो जितना ज़्यादा +I लगेगा उतनी एसिड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीकेस्ट एसिड होगा 3rd, ये 2 डिग्री है, 2 +I हैं, ये 2nd, और इसमें केवल 1 +I होगा। ठीक है, और इसीलिए एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो +I अगर बढ़ता है, ठीक है, तो एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये जो ग्रुप है ये -I शो करता है और अल्कीन भी जो है -I शो करता है। ठीक है, और ऐसे में अगर अपन देखें -I इफेक्ट ज़्यादा होगा किसका, C∼CH का। ठीक है, तो -I अगर बढ़ेगा तो एसिड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठें और टाइम लेकर के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और फिर जब आपका खुद का आंसर आ जाए तो फिर मैं जो बोलूं उससे मैच कराएं। इन केस अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं और गलत है तो समझें कि आप क्या गलती कर रहे हैं। ठीक है, तभी आप लोग इम्प्रूव कर पाएंगे।
ठीक है, ये क्वेश्चंस करें। ओके, ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। ठीक है, मैं मान करके डिस्कस कर रहा हूं कि आपने खुद से ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी O से हाइड्रोजन एसोसिएटेड है, O से एसोसिएटेड है। तो ये जो ग्रुप होगा CF3, ये माइनस आई है, CCl3 माइनस आई है और CH3 प्लस आई है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई CF3 का ये फर्स्ट, CCl3 सेकेंड, तो CH3 लेकिन प्लस आई शो कर रहा है और प्लस आई एसिड स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। ठीक है, माइनस आई ग्रुप्स एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, देखो ये बड़ा अच्छा कंपैरिजन है, एक SH है, एक OH है, एक OH। तो सबसे पहले हम इसको स्ट्रॉन्ग मान लेंगे क्योंकि ओवरलैपिंग के बेसिस पर एटम की साइज ज़्यादा है और एनायन यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल बनेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें OH ग्रुप हैं दोनों में, अब हम इफेक्ट लगाएंगे तो ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, इन दोनों में इफेक्ट लगाएंगे। ये प्लस आई शो कर रहा है और यहाँ ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, तो ये वीक एसिड हो जाएगा और ये स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा क्योंकि प्लस आई ग्रुप्स हमेशा एसिड स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। यहाँ पर देखिए फ्लोरीन ग्रुप, फ्लोरीन इज माइनस आई ग्रुप, NR3 प्लस माइनस आई ग्रुप, साइनाइड इज ए माइनस आई ग्रुप। मैंने सीरीज लिखाई थी आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए सभी में OH है, O पे नेगेटिव आएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई NR3 प्लस स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, फिर CN सेकेंड और F इज वीकर माइनस आई, तो ये थर्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो SO3H, ऐसा स्ट्रक्चर होता है SO3H का, और यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन है वो O से एसोसिएटेड है इन दोनों ही केस में, बट ये जो ग्रुप है ये शो कर रहा है माइनस आई, और क्योंकि ये माइनस आई ग्रुप शो मतलब माइनस आई ग्रुप है तो ये एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। ठीक है, यहाँ पर देखें हम OH ग्रुप इज ए माइनस आई ग्रुप, CH3 ग्रुप इज ए प्लस आई ग्रुप, तो एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी माइनस आई की वजह से। ठीक है, इसमें भी देखो दोनों में SH है, NO2 ग्रुप इज ए माइनस आई ग्रुप, साइनाइड ग्रुप इज ए माइनस आई ग्रुप। ठीक है, तो NO2 का माइनस आई साइनाइड से ज़्यादा होता है, इसलिए एसिड स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक दो क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं हम। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इस तरीके के एसिड्स के नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, ओम्स गैप। खैर अभी हम नाम की बात नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमें H+ निकालना है, तो यहाँ से निकालेंगे या यहाँ से निकालेंगे, बात एक ही है। मतलब आप यहाँ से निकालें यहाँ से निकालें, बात एक ही है। अब आपने H+ निकाल लिया, एनायन बना लिया, और ये जो ग्रुप है ये इस पर शो करेगा माइनस आई इफेक्ट, और ये ग्रुप इस पर शो करेगा माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1, 2, थर्ड पोजीशन पे COH, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पर है, तो ये क्लोजर माइनस आई है, और क्लोजर माइनस आई होगा तो एसिड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन बना सकते हैं। या मैं ऐसे बता सकता हूँ भाई कि अगर COH है तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगा क्योंकि इसमें माइनस आई सबसे ज़्यादा लगेगा। COH CH2 COH है तो एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। COH CH2 CH2 COH और कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे बीच में कार्बन एटम्स का नंबर बढ़ेगा क्या होगा, माइनस आई वीक होगा, और माइनस आई वीक होगा तो
एसिड स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर CH2 यहाँ पर N है और यहाँ COH है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा जब N 0 होगा, फिर N 1 होगा तो वीकर, N 2 होगा तो और वीकर, N 3 होगा तो और वीकर, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो एसिड स्ट्रेंथ के बारे में कुछ बात हमने करी, आप चाहें तो इसको लिख लें। मैंने बताया था आपको ओम्स गैप, ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, एडिपिक एसिड, ठीक है, पिमेलिक एसिड, ठीक है, तो मैंने डिस्कस भी किए थे। 0 कार्बन आइटम्स बीच में COH के तो ऑक्सैलिक, फिर 1 है तो मेलोनिक, ठीक है, 2 है तो सक्सिनिक, 3 है तो एडिपिक, 4 है तो पिमेलिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, 5 है तो पिमेलिक एसिड। इस बारे में बातचीत कर चुके हैं। इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में बातचीत करी थी कैटायन, एनायन और रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो मैं और क्वेश्चंस इस पे कराना चाहता हूँ, आप नोट करें। कंपेयर द स्टेबिलिटीज ऑफ इंटरमीडिएट्स, ठीक है, कंपेयर द स्टेबिलिटीज ऑफ इंटरमीडिएट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस में से इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए थे। ठीक है, एक और बार आप थोड़ा सा देख लीजिए, तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा लास्ट लेक्चर, थोड़ा सा और अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। देखो, रेडिकल के केस में ये सारे रेडिकल्स हैं, प्लस आई इफेक्ट अगर होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखिए 2 ग्रुप्स हैं जो प्लस आई लगा रहे हैं, यहाँ पर एक ही ग्रुप है और यहाँ पर 3 ग्रुप्स हैं। ऐसे रेडिकल कहलाते हैं 3 डिग्री, ऐसे 1 डिग्री और ऐसे 2 डिग्री। तो प्लस आई सबसे ज़्यादा इनमें होगा और स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होगी फर्स्ट, इसकी हो जाएगी सेकेंड और इसकी हो जाएगी थर्ड। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज अबाउट कार्ब केटायन। कार्ब केटायन में क्या होगा, ये सारे ग्रुप्स प्लस आई लगाएंगे, 3 प्लस आई ग्रुप्स होंगे, ज़्यादा स्टेबल होगा कार्ब केटायन, ये हो जाएगा फर्स्ट। ऐसे कार्ब केटायन को भी क्या कहते हैं, टर्शरी। ऐसे कार्ब केटायन को 1 डिग्री, ऐसे कार्ब केटायन को 2 डिग्री। यहाँ पे देखिए 2 ग्रुप्स होंगे जो प्लस आई लगाएंगे, सेकेंड। यहाँ पर एक ही ग्रुप होगा जो प्लस आई लगाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ देखिए आप 1 डिग्री, 2 डिग्री और ये आएगा 3 डिग्री, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कार्ब एनायन। कार्ब एनायन देखिए 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये क्या है 3 डिग्री। अब कार्ब एनायन के केस में उल्टा है, ये ग्रुप्स अगर प्लस आई शो करेंगे तो माइनस चार्ज बढ़ जाएगा कार्बन पर, और माइनस चार्ज बढ़ जाएगा तो एसिड स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, इसमें देखिए एक ही ग्रुप है जो प्लस आई लगाएगा, तो एसिड स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी, इसकी एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, मोस्ट एसिडिक होगा 1 डिग्री, मोस्ट स्टेबल होगा 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट 2 ग्रुप्स लगा रहे हैं तो माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी को कम कर देंगे इसके कंपैरिजन में, और ये बहुत ज़्यादा कम कर देंगे। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो सबसे स्टेबल कार्ब एनायन 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये ऑर्डर केटायन का उल्टा है, केटायन में स्टेबिलिटी ऑर्डर है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, एनायन में उल्टा है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये देखिए आप 3 डिग्री और 2 डिग्री, तो ज़्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही ग्रुप्स हैं जो प्लस आई लगा रहे हैं और यहाँ पर 3 ग्रुप्स हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। ठीक है,
सो दिस इज अबाउट द प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें बेस स्ट्रेंथ, बट मैं ऐसा सोचता हूँ कि आगे के सारे इफेक्ट्स, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पढ़ाने के बाद में मैं डिस्कस करूंगा अबाउट द बेस स्ट्रेंथ, और उस समय मैं एसिड स्ट्रेंथ भी रिवाइज करवाऊंगा। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पर हमने एसिड स्ट्रेंथ बताई है, ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं और कई सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। पता चला आपने 2-3 वीडियो देख लिए और उसके बाद में आपने सोचा कि चलो भाई हम तो क्वेश्चंस कर लेते हैं, सारे क्वेश्चंस करने लगे तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो सही तो तभी होगा जब आप सारे वीडियोस देखते हैं और उसके बाद कोई बुक अटेम्प्ट करते हैं या हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो अटेम्प्ट करते हैं, तब आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, आप बीच में से आपने सोचा कि ये कैटायन एनायन रेडिकल तो पढ़ लिए और इंडक्टिव इफेक्ट से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, पता चला उसमें रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, तो आपके क्वेश्चन सही नहीं होंगे। ठीक है, तो बेटर ये है कि पूरा पढ़ें, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, पूरा टॉपिक कंप्लीट करें और फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूं, रेजोनेंस। सो व्हाट इज रेजोनेंस? कई बार आपने देखा होगा कि कई सारे मॉलिक्यूल्स और आयंस को एक से ज्यादा फॉर्म से ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज फॉर्मेट आयन। तो फॉर्मेट आयन में देखो 2 स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ रहा है, फिर इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स हैं जो फॉर्मेट आयन को रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार हमने खुद बनाया बेंजीन, कई बार डंडे ऐसे बना देते हैं, मतलब डंडे मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, डंडे मत मारने लगिएगा आप मुझे। तो यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ बनाया, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ बनाया, तो पोजीशन चेंज हो रही है, और पोजीशन चेंज हो रही है तो ये एक दूसरे के क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। रेजोनेंस क्या है? बेसिकली एक मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाना इज रेजोनेंस। और इसमें क्या डिफरेंस आता है, एटम की जो लोकेशन है वो तो सेम रहती है। ठीक है, एटम की जो लोकेशन है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड्स में कोई चेंज नहीं आता है। क्या बदलते हैं? द पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड्स, और क्या बदल सकते हैं? द पोजीशन ऑफ लोन पेयर्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म जो एक से ज़्यादा फॉर्म हो सकते हैं जिनमें एटम्स की पोजीशन और सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन सेम रहती है बट पाई बॉन्ड या लोन पेयर बदलते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एक बार आप देख लें। तो हम ये बोल सकते हैं भाई कि रेजोनेंस इज a concept of existence of molecules or ions in more than one form। ठीक है, एक से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना रेजोनेंस है। एंड दीज फॉर्म्स are different, ठीक है, in the location of pi bonds and lone pairs। तो पाई बॉन्ड चेंज हो सकते हैं, लोन पेयर की पोजीशन चेंज हो सकती है, मगर एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होगी, सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब हम देखते हैं कंडीशंस क्या हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की। ठीक है, कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। पहली चीज ये है कि भाई एटम की जो पोजीशन है वो फिक्स रहनी चाहिए। ठीक है, पोजीशन ऑफ एटम्स रिमेन फिक्स्ड, position of atoms remain fixed। दूसरी बात, पोजीशन सिग्मा बॉन्ड्स की क्या रहनी चाहिए? फिक्स रहनी चाहिए। ठीक, पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फिक्स्ड, पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फिक्स्ड। तीसरी बात, यहां पर देखिए जो भी एटम्स पार्ट ले रहे हैं रेजोनेंस में वो सारे प्लेनर होने चाहिए। ठीक है, एटम्स पार्टिसिपेटिंग
इन रेजोनेंस मस्ट बी क्या, प्लेनर, एक प्लेन में होने चाहिए, ठीक है, तभी रेजोनेंस है। सारे एटम्स अगर प्लेनर हैं, जो एटम रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं वो प्लेनर है, तब तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे, ठीक है। जितने भी एटम्स रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं उनके पास आइदर p ऑर्बिटल होना चाहिए और d ऑर्बिटल होना चाहिए, और p ऑर्बिटल्स अगर हैं तो एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। सो एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस must have p orbitals और d ऑर्बिटल्स। तो उनके पास क्या होने चाहिए, p ऑर्बिटल्स या d ऑर्बिटल्स होने चाहिए। एंड p ऑर्बिटल्स अगर हैं p ऑर्बिटल्स, वो सारे p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के, मतलब हर एक एटम पर प्रेजेंट p ऑर्बिटल दूसरे जो एटम्स है उनके p ऑर्बिटल के पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। सो p ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल। आपको ये बात धीरे धीरे समझ में आएगी जब हम सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। जितने भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको हमने 6 टाइप से क्लासिफाई किया है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, तब आपको ढंग से समझ में आएगा। हाँ, लेकिन ये सारे पॉइंट्स हैं और एक एक करके ये पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जब हम आरएस बनाएंगे। तो एटम्स प्लेनर होने चाहिए, सबके पास p ऑर्बिटल होने चाहिए और p ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोन पेयर और पाई बॉन्ड्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। लोन पेयर्स एंड पाई बॉन्ड्स आर इंटर कन्वर्टिबल, ठीक है, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। एक पाई दूसरे पाई में, एक पाई एक लोन पेयर में, एक लोन पेयर एक पाई में, ठीक है। जैसे मैं ये बोलता हूं कि मैंने ये जो पाई बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, इसको मैंने ऐसे शिफ्ट करा दिया। ये एरो पुशिंग अपन इसको बनाते हैं एरो की तरह। टेल है मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, हेड मतलब जिस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बनाया जाता है। तो इसका जो पाई बॉन्ड है वो मैंने O के लोन पेयर में कन्वर्ट कर दिया। तो O पर तो आ जाएगा माइनस चार्ज और कार्बन पर आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। फॉर्मल चार्ज भी हम बात कर चुके हैं, क्योंकि आपने पाई को लोन पेयर में कन्वर्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया प्लस, O पर एक बढ़ गया माइनस। तो ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमेशा डबल हेडेड एरो से सेपरेट किए जाते हैं। इसका मतलब है कि ये स्ट्रक्चर आपस में क्या है, इंटर कन्वर्टिबल है, ठीक है। सो दे आर सेपरेटेड बाय दिस टाइप ऑफ एरोस, ठीक है, डबल हेडेड एरो। इसका मतलब ये आपस में क्या हो सकते हैं, इंटर कन्वर्ट, ठीक है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ नोटबुक बनाइएगा, ठीक है। और नोटबुक बनाओगे तो बाद में आप लोगों को बहुत फायदा होगा। ओके, ये सारे जो भी पॉइंट्स हैं वैसे मैंने डिस्कस किए हैं और आप पॉज लेकर के लिखते जाएं। देखो मेरे वीडियोस में ये है कि आपको हमेशा पॉज लेना पड़ेगा बीच बीच में, तभी आप कवर कर पाएंगे, ठीक है। और ऐसे हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो वीडियोस हैं वो थोड़ा सा हमें मतलब ड्रॉबैक है हमारा कि या हमारी थोड़ी लिमिटेशंस हैं, और कई सारे फ़ायदे भी हैं इसके कि हम थोड़ा टाइम आपको कम देंगे। आप सोचें तो आपको पॉज लीजिए और पॉज लेकर के आप लोग करें, ठीक है। तो क्योंकि आप कई सारे स्टूडेंट्स हैं, आप सबकी अपनी अपनी स्पीड होती है लिखने की। आप वीडियो में कोई लिमिटेशन नहीं है आपके लिए, आप खुद का जितना भी टाइम है पॉज लेकर के आप कॉपी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम नहीं होने चाहिए। जैसे मान लो हमने ये स्ट्रक्चर बनाया, एक प्लस और एक माइनस, ये ठीक है क्योंकि आपने एक पाई बॉन्ड को लोन पेयर में कन्वर्ट कर दिया, ये ठीक है। लेकिन अगर आप अनपेयर्ड बना देते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन को दे दें, फिर ये गलत है भाई। नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए, चाहे वो लोन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर हो। अनपेयर्ड अगर बढ़ रहे हैं या अनपेयर्ड कम हो रहे हैं तो फिर वो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है,
दे आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, number of paired electrons should remain equal. Number of paired electrons should remain what? Equal, ठीक है, तभी वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं दे आर हाइपोथेटिकल, ठीक है। ये आरएस बनाए हमने हाइपोथेटिकल हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है रेजोनेंस हाइब्रिड, ये सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग के रूल के बेसिस पर हमने बना दिए, सिग्मा पाई वो सब, ठीक है। एक्चुअल स्ट्रक्चर ना ऐसा होता है ना ऐसा होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर इन दोनों का एवरेज स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कहा जाता है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी होते हैं ये, ठीक है। ये केवल केमिकल बॉन्डिंग के रूल के बेसिस पर बनाए जाते हैं। एक्चुअल ऐसे स्ट्रक्चर्स दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, एक्चुअल स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। एक्चुअल स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है जो एक्चुअल होता है, ठीक है। जैसे कि अगर अपन यहां देखें बेंजीन में, तो बेंजीन के दो स्ट्रक्चर्स हैं। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में बॉन्डिंग के नॉर्म्स से हमने बनाए हुए हैं, बट जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है ना ये है ना ये है, ठीक है। एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाता है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पाई बॉन्ड कभी यहां है, 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 डिस्पर्स हो रहा है, ठीक है, फैल रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो सभी को हमने पाई बॉन्ड ऐसे दे दिया, ठीक है। तो ऐसा हाइब्रिड बनाया जाता है। जैसे फॉर्मेट आयन है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया जाता है वो कुछ इस तरह से बनाया जाता है। माइनस चार्ज इस पर भी है, इस पर भी है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो डेल्टा माइनस, ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है। तो आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे अबाउट रेजोनेंस हाइब्रिड। इनफैक्ट आप लोगों को ड्रॉ करना भी आना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल डेफिनेशंस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई रेजोनेंस जो है उसको कितने तरीके से क्लासिफाई किया गया है और कैसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आप लिखना चाहें तो एक बार कॉपी कर लीजिए इसको। क्लासिफिकेशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, या टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड और एक क्या हो वेकेंट ऑर्बिटल हो, ठीक है। एक डबल, एक सिंगल और एक क्या हो वेकेंट ऑर्बिटल हो। तो बहुत सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। मैंने आपको सिखाया भी था, अगर प्लस चार्ज है तो आप वेकेंट ऑर्बिटल बता सकते हो। इसका अगर अपन थोड़ा डिटेल्ड डायग्राम बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा ये। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन sp2 एंड sp2, ठीक है। तो अगर sp2 है तो ये सारे प्लेनर होंगे और इन सबके पास पड़ा होगा p ऑर्बिटल। ये p ऑर्बिटल तो खाली होगा जो 1 पर है, और इन दोनों में p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे और ये आपस में क्या शो कर रहे होंगे, रेजोनेंस शो कर रहे, मतलब सॉरी पाई बॉन्ड बना रहे होंगे, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला कि रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, एटम शुड बी पैरेलल, ठीक है, वो है। दूसरी बात सबके पास p ऑर्बिटल होना चाहिए, वो है, और सारे p ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, वो भी है, ठीक है। तो ये रेजोनेंस शो कर सकता है ये स्ट्रक्चर। अब रेजोनेंस कैसे शो होगा देखिए। तो यहां पर है प्लस चार्ज, इससे अगर बॉन्डिंग करनी है इस कार्बन को तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां लाने पड़ेंगे। यहां लाने से क्या होगा, जो कॉर्नर वाला कार्बन है इस पर तो आ जाएंगे, इस पर आ जाएगा प्लस, बीच वाले कार्बन पर आ जाएगा लोन पेयर,
और लास्ट वाले कार्बन पर आ जाएगा प्लस। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। अब क्या है कि अगर यहाँ पर लोन पेयर बीच में है तो अब ये इसकी मर्जी पर है कि ये किसके साथ बॉन्डिंग करें, लेफ्ट वाले के साथ या राइट वाले के साथ। अगर लेफ्ट के साथ बॉन्डिंग करता है तो वापस से वही स्ट्रक्चर बन जाएगा जो था, और राइट वाले के साथ बॉन्डिंग करता है तो नया स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, और ये नया स्ट्रक्चर हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये समझाने के लिए बताया है कि भाई ये इसमें कन्वर्ट हुआ फिर इसमें हुआ। हम जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो डायरेक्टली बनाएंगे इस तरह से, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड प्लस चार्ज। या मैं ये बोल सकता हूँ कि कार्बन के केस में प्लस है तो वेकेंट ऑर्बिटल है, तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वेकेंट ऑर्बिटल ऐसे बना लिया। फिर आप इसमें नंबर डाल दीजिए 1 2 एंड 3। ठीक है, नंबर डाल दिए। अब हम इसका RS बनाएं। डबल बॉन्ड की लोकेशन कहाँ है, 2 और 3 के बीच में। अब डबल बॉन्ड की लोकेशन कहाँ आ जाएगी, 1 और 2 के बीच में। और जो प्लस चार्ज है वो कहाँ है, 1 पर, और कहाँ आ जाएगा, 3 पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 1 से 3 पर क्या आ गया, प्लस चार्ज। और जो डबल बॉन्ड था कहाँ पर, 2 3 के बीच में, 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड था। ठीक है, 5 बॉन्ड था, ये कहाँ आ गया, 1 2 के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। और देखते हैं हम लोग CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, तो कितने एटम्स रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं, 1 2 3। ये तो sp3 है, और sp3 है तो ना तो प्लेनर है ना इसके पास कोई p ऑर्बिटल है, तो ये रेजोनेंस में पार्ट तो नहीं लेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम देखें इसका RS कैसे बनाएंगे। ये पार्ट नहीं लेगा, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। प्लस चार्ज को 1 से आप ले आइए 3 पर, डबल बॉन्ड को 2 3 से ले जाइए 1 2 के बीच में। ठीक है, इस तरीके से ये इसका RS बन जाएगा, 1 2 एंड 3। ओके, सो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, और भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अच्छा, एक बात और है, ये जो रेजोनेंस फिनोमिनन है इसमें देखो चार्ज का ट्रांसफर कंप्लीट हो रहा है। जो चार्ज 1 पर है वही 3 पर जा रहा है। ऐसा नहीं है इंडक्टिव इफेक्ट की तरह कि पार्शियल जा रहा है, 1 से 2 पर गया तो कम हो गया, 2 से 3 पर गया और कम हो गया, ऐसा नहीं है। रेजोनेंस में चार्ज ट्रांसफर कंप्लीट है, जितना 1 पर है उतना 3 पर है। ठीक है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। रेजोनेंस इफेक्ट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट, डिस्टेंस पर इफेक्ट ये डिपेंड नहीं करेगा। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि रेजोनेंस में बहुत सारे एटम पार्ट लेने लगते हैं, जैसे डबल सिंगल प्लस, या ऐसे देखो प्लस या वेकेंट सिंगल डबल। ठीक है, तो कई सारे एटम पार्ट लेने लगते हैं। तो पहले हमने जो बनाया था वो बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गया। कैसे बन गया, 3 पर आ गया प्लस चार्ज, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड। अब देखो ये प्लस चार्ज इस डबल बॉन्ड के लिए भी RS शो कर सकता है, तो आगे हम इसको और आगे ले जा सकते हैं। कैसे, सो 1 2 एंड 3, तो जो डबल बॉन्ड होगा 2 और 3 के बीच में वो माइग्रेट करके कहाँ आ जाएगा, 1 और 2 के बीच में। और जो प्लस चार्ज है वो 1 से कहाँ आ जाएगा, 3 पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। एंड दिस इज केस फर्स्ट। आप चाहें तो इसको आराम से एक बार और देखें, क्योंकि एक बार आपने खुद ने बनाना सीख लिया तो फिर आपके लिए बहुत इजी है। तो मैं ये समझा रहा हूँ आपको, डबल सिंगल प्लस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, 1 2 और 3, डबल बॉन्ड 2 3 से कहाँ आ जाएगा, 1 2 के बीच में, प्लस चार्ज 1 से कहाँ आ जाएगा, 3 पर आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसमें देखो कई बार क्या होता है, बॉन्ड लाइन नोटेशंस भी दे देते हैं, ये भी समझ में आना चाहिए। तो इसको अपन ऐसे बना सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, प्लस चार्ज 1 से कहाँ आ जाएगा, 3 पर,
डबल बॉन्ड 2 3 से कहाँ आ जाएगा 1 2 पर। ठीक है, ये इसका एक आर एस बन गया, डबल बॉन्ड 2 3 से 1 2 के बीच में, प्लस चार्ज 1 से 3 पर। अब नंबर हटा देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया 1, ये 2, ये 3, फिर से हम आर एस बनाए तो डबल बॉन्ड 2 3 से कहाँ आ जाएगा 1 2 के बीच में, और प्लस चार्ज 1 से कहाँ आ जाएगा 3 पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब तो थोड़ा इजी भी हो गया होगा आप लोगों के लिए। डायरेक्ट बनाए 1 से 3 पर, 3 से 5 पर, ऑड नंबर वाली पोजीशन में जाएगा ये। ठीक है, 1 से 3 जाएगा, 3 से 5, 5 से 7, लेकिन सारे आइटम रेजोनेंस में पार्ट ले रहे होंगे तब जाएगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, क्लियरिटी आप लोगों की बढ़ जाएगी। तो ये खुद से आप लोग अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस। देखो, जब भी मैं नंबर डालता हूं तो आप ये समझ लें कि भाई क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, अदरवाइज मैं आपको इलस्ट्रेशन में क्वेश्चंस कराता ही हूँ, जितने हो सकते हैं उतने आप लोग क्वेश्चंस करें। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, इसके बाद हमारा कुछ स्टडी मटेरियल है, और इसके अलावा भी आपको कोई बुक्स मिलती हैं तो बिल्कुल आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। ओके, एक बार आराम से पॉज लेकर के ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। कह रहा हूँ कि आपने ये अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका आरएस हम बनाते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 2 के बीच में आ जाएगी और 3 पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसमें देखो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर देखो आप 1 2 3 एंड 4, तो डबल बॉन्ड यहाँ आना चाहिए 2 3 के बीच में। इनफैक्ट ये कार्बन एटम तो sp3 है, मतलब रेजोनेंस यहाँ ब्रेक हो गया, इसका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ठीक है, रेजोनेंस तो तभी होगा जब ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, मतलब सिंगल। ठीक है, यहाँ पर क्या है 1 2 और 3, 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड आना चाहिए, 1 पे प्लस आना चाहिए, तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, अगर होगा तब होगा। यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, तो ये sp3 हो गया और यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये बेंजीन के साथ हमने एक प्लस चार्ज को जोड़ दिया, तो प्लस चार्ज माइग्रेट करके 3 पर आ जाएगा इस तरह से, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। दिस इज वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अब क्या होगा, ये रेजोनेंस इफेक्ट अगेन आगे ट्रांसफर होगा और इस तरीके से आरएस बनाया जा सकता है। ठीक है, मतलब हमारे 45 मिनट्स आपके 1.5 आवर्स के बराबर होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब आप इन्वॉल्व होकर के पढ़ रहे हो, मूवी देखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम कोई बहुत बड़े स्टार तो देखो है नहीं। ठीक है, इनफैक्ट हम मीडियोकर लेवल के ह्यूमन बींग्स ही लगते होंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको चैंपियन बना सकते हैं, और वो पूरी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद फिर आगे 3 पोजीशन पर प्लस चार्ज। ठीक है, फिर आगे 1 2 3 पोजीशन पे प्लस चार्ज। तो इस तरीके से रेजोनेंस इफेक्ट बनाया जा सकता है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई ये आरएस, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये सेम है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड राइट में आ रहा है, यहाँ देखो पाई बॉन्ड लेफ्ट में आ रहा है। इसका मतलब पाई बॉन्ड की लोकेशन तो चेंज हो रही है,
और लोकेशन अगर चेंज हो रही है तो फिर ये सेम स्ट्रक्चर्स कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि इस मॉलिक्यूल इस आयन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब बेंजीन के लिए ये जो पोजीशंस हैं, ये येलो में जो हमने लिखी है, ये पोजीशन कहलाती है ऑर्थो और ये पोजीशन कहलाती है पैरा। तो दिस इज O ऑर्थो एंड दिस इज P पैरा, ठीक है। और ये जो पोजीशन है ये पोजीशन कहलाती है मेटा, ठीक है। तो ऑर्थो, पैरा, मेटा। और जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, ऑर्थो पर, फिर पैरा पर, लेकिन मेटा पर ये इफेक्ट ट्रांसफर नहीं होता है। पहले देखो चार्ज कहाँ आया, ऑर्थो पर, फिर देखो चार्ज कहाँ आया, पैरा पर, फिर चार्ज कहाँ गया, ऑर्थो पर, और फिर वापस वही बन गया। तो जो इफेक्ट है वो ऑर्थो और पैरा पर ही ट्रांसफर होता है, मेटा पर ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट is transferred at ortho para position, ठीक है, बट नॉट ट्रांसफर्ड एट मेटा पोजीशन, ठीक है। इसको एक बार ढंग से लिख लीजिए, ओके, आराम से लिख लीजिए आप लोग। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसका आरएस हम लोग बनाएं, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो 3 पर, तो 3 पर आ जाएगा प्लस और डबल बॉन्ड 2 3 से 1 2 के बीच में आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर प्लस सिंगल सिंगल, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर प्लस चार्ज। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 6 केस में बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि प्लस चार्ज यहाँ बीच में देखो आप sp3 कार्बन आ जा रहा है और बीच में sp3 आते ही प्लेनरिटी खत्म, रेजोनेंस खत्म, कॉन्जुगेशन खत्म, ठीक है। इसके बाद देखो 7th क्वेश्चन, यहां पर मैं कर देता हूं सॉल्व। तो इस पे देखो ये प्लस चार्ज, सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। डबल बॉन्ड की लोकेशन 2 3 है, 1 2 और 3 पर आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है, इस तरह से, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, CH2 डबल बॉन्ड CH NH3 प्लस। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका आरएस बना डालते हैं, 1 2 3, अब हर जगह एक चीज लगाने लगते हैं, यहाँ प्लस आ जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, ऐसा बना लेते हैं। अब आप बताइए मुझे, क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? नाइट्रोजन में देखिए आप कितने इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में आ गए, 2 4 6 8 और 10, जबकि नाइट्रोजन के पास तो d ऑर्बिटल है ही नहीं। तो क्या नाइट्रोजन 5 बॉन्ड्स बना सकता है या 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज नाइट्रोजन एटम cannot accommodate ten electrons in outer shell। तो इसका मतलब ये नहीं भाई कि आप हर जगह प्लस चार्ज आए तो रेजोनेंस करा दें। वो तो कार्बन के केस में प्लस चार्ज आ रहा है तो वेकेंट ऑर्बिटल आ रहा है, नाइट्रोजन के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो प्लस चार्ज आ रहा है। दूसरी बात एक चीज आपने नोटिस नहीं की, ये है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए, प्लेनर एटम होना चाहिए। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है अगर, तो फिर इसमें वेकेंट या मतलब इसमें p ऑर्बिटल होने का कोई चांस नहीं, सारे p ऑर्बिटल इसने यूज कर लिए हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म बनाने के लिए। तो इसलिए sp3 एटम का रेजोनेंस में पार्ट ले पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैंने दिया था, ये भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। 9th, CH2 डबल बॉन्ड CH BH2।
बताइए क्या ये रेजोनेंस शो करेगा? बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा। एक्चुअल में ये रेजोनेंस शो करेगा, क्योंकि बोरॉन एटम का एटॉमिक नंबर है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2 एंड 2p1। तो एक इलेक्ट्रॉन ये जंप करके यहाँ आ जाता है, फिर भी इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, तो एक p ऑर्बिटल खाली रहता है। ठीक है, इसका मतलब अगर बोरॉन 3 बॉन्ड्स बना रहा है देन ऑल्सो इसके पास एक खाली ऑर्बिटल है, और यदि एक वेकेंट ऑर्बिटल है देन इट कैन टेक पार्ट इन रेजोनेंस। ठीक है, बिकॉज इंपॉर्टेंट थिंग इज द p ऑर्बिटल का पैरेलल होना। ठीक है, तो यहाँ पर डबल है, सिंगल है, वेकेंट है। तो नाइट्रोजन के केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि नाइट्रोजन के केस में चारों ऑर्बिटल क्या थे? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे। यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड है, एक p ऑर्बिटल है, और ऐसे केस में रेजोनेंस पॉसिबल है। ठीक है, मैं आपको बताऊं आप कैसे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इसका RS बनाएंगे, डबल बॉन्ड 2-3 से कहाँ आ जाएगा? 1-2 के बीच में, 1-2 के बीच में आ जाएगा। थर्ड एटम पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्यों आ जाएगा प्लस चार्ज? मैंने सिखा रखा है आपको कि कार्बन के आउटर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं, यहाँ 3 हो गए तो प्लस आ जाएगा। बोरॉन पर देखो आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ 4 हो गए तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, और आना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये पहले न्यूट्रल था, तो कहीं प्लस डेवलप हुआ है तो कहीं माइनस होना ही चाहिए। ठीक है, तभी तो हम ये बता पाएंगे कि ये मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इस स्ट्रक्चर के लिए हम RS बनाते हैं तो हम कुछ ऐसे बना सकते हैं, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड BH2, बोरॉन पर आप माइनस बना दीजिए, कार्बन पर प्लस बना दीजिए। ठीक है, डबल बॉन्ड की लोकेशन 2-3 से 1-2 के बीच में आ जाएगी, और प्लस चार्ज तो है नहीं, वेकेंट ऑर्बिटल था यहाँ पे। कभी कभी ऐसे डब्बा भी मैं बना दूंगा अनकॉन्शियसली, इसका मतलब है कि ये वेकेंट ऑर्बिटल है। तो 1 से वेकेंट ऑर्बिटल 3 पर आ गया। एक्चुअली वेकेंट ऑर्बिटल जब कार्बन पर आया तो प्लस आ गया, फॉर्मल चार्ज, और बोरोन के पास जब एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड आया तो उस पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से माइनस चार्ज, फॉर्मल चार्ज आ गया। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ये, आगे के लिए आपके काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने पढ़ाया है उसी तरीके से पहले इन क्वेश्चंस को ढंग से समझें और खुद से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना करके देखें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे और हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हम दूसरे स्ट्रक्चर्स में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो टाइप 1 में आप लोगों को समझा पाया इस लेक्चर में। हमारे पास ऐसे 5 टाइप्स हैं, और फिर एक बार ये सारे टाइप्स पढ़ने के बाद फिर कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।